जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। जैसा कि आप सभी को पता लग गया है कि 15 दिसंबर मतलब कि कल से शाम 6 बजे से आप लोगों के लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। जो भी बच्चा सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहता है अच्छी तरह से, तो वो उस बैच को प्रॉपर फॉलो करे और पढ़ाई करे, उसमें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे, सारा सब्जेक्ट उसमें कवर कराया जाएगा। तो अपना रिदम जो है वो आप बरकरार रखें, ठीक है। डेली शाम के 6 बजे से 7 बजे के लगभग जो है मेरी क्लास चलेगी इंडियन ज्योग्राफी की। देन उसके बाद अरविंद सर ने कल ही पढ़ाया एक टॉपिक जो कि है छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्याएं, है ना। तो उसको जो है कवर करें आप। और मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्द आने वाली है। तो प्रॉपर सारी चीज़ें जो है होते रहेंगी, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। और चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे प्रिय साथियों। चले अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज का। और आज की सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होगी, और ये पॉजिटिविटी है कि लेखक कहता है इम्तिहान सिर्फ नंबरों का नहीं होता, वो तुम्हारी हिम्मत और धैर्य का भी होता है। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्षेत्र है, इसमें बेसिकली आप हर एक चीज सीख जाते हैं। मतलब आपको पेशेंस से कैसे पढ़ाई करना है, सिलेक्शन होता है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कितने धैर्य से वापस उसी सब्जेक्ट्स को आपको रिवाइज करना है और टारगेट करना है उन पॉइंट्स को जहां से आपने पिछले एग्जाम में असफलता हासिल करी थी। तो उन पॉइंट्स को जो है आप प्रिपेयर करके आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए जाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए, और दैट इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, दैट इज अ प्रॉपर पार्ट ऑफ आवर लाइफ में भी यही होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें सीखना होता है और सीख के जो है आगे बढ़ना होता है। और गलतियां होते रहती हैं, गलतियां सबसे होती है, और धैर्य से सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, तो धैर्य से आपको सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सामना करके आगे बढ़ना है, ठीक है। चलें अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि किस संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में सभापति पर जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आर्टिकल 67B के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। उसमें जो है मतलब कहा जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है, और इसी के तहत उन पे जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और कोई भी राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है उसका, वही उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्याण साहू ने सही जवाब दिया है, सूर्य ठाकुर ने सही जवाब दिया है, और शशि टंडन ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप सभी अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और प्रिपेयर करते रहें, अपने तैयारी को सुनिश्चित करें और एग्जाम निकालें, ठीक है। और मैं सभी को बता दूं कि अगर आप शाम वाले क्लास में प्रिपरेशन करते हैं तो आगे आने वाले व्यापम वन डे एग्जाम कोई सा भी हो, उसकी तैयारी आपकी बेहतर से और बेहतर होने वाली है। तो ये नहीं कि दरोगा में आप फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, लेकिन आप जो है उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा सिलेबस सेम होता है। लेकिन जो है आपको क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग देखने को मिलेंगे, सारा डायमेंशन जो है आपको एनालिसिस कराया गया है, तो हर क्षेत्र में पढ़ाया गया है। तो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। चलो, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विजय दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन मतलब कि कौन सा दिन है आज? 16 दिसंबर को। क्या हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को जो पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र, मतलब जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, उसमें भारत ने विजय हासिल करी थी और पूर्वी पाकिस्तान बना था। भारत के सैनिकों ने काफी सहयोग दिया था बांग्लादेशियों को, और जो है आज के दिन 16 दिसंबर को मनाया जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है, और ये हिंसा का कारण वहां की सांप्रदायिकता है। और हम जो है भारत में रहते हैं, भारत वालों को बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे भारत देश के बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हैं उनको तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में, ठीक है। आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध याद आती है बांग्लादेश और पाकिस्तान से के बीच में। बांग्लादेश जो है पूर्वी बांग्लादेश, उसके बीच में लड़ाई छिड़ी थी, और जो है प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी। बांग्लादेश आज़ाद हो गया, है ना, ठीक है। चलो, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश जो है वो सही नहीं कर रहा है, ठीक। टाइम पत्रिका द्वारा 2024 के लिए निम्नलिखित में से किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है इनके साथ, ऐसा दूसरी बार हुआ है।
17-18 सालों में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जी को जो है पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, टाइम मैगजीन एक बहुत ही प्रख्यात और जो है आपका कहा जा सकता है कि मतलब सोफिस्टिकेटेड मैगजीन है। इसमें टाइम पत्रिका में 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप जी को चुना गया है। ऐतिहासिक राजनीतिक प्रभाव, उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर 5 नवंबर 2024 के चुनाव में उनकी ऐतिहासिक वापसी, ये सभी चीज़ को देखते हुए ये किया है। ठीक है, पहली बार ट्रंप को 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। ठीक है, उसमें इनको मिला था। ठीक है, और इनकी ऐतिहासिक वापसी को देखते हुए टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, चलो, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, मतलब भारत सरकार की स्वामित्व है इसमें, को कितने मिलियन का ऋण दिया है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो फाइनेंस लिमिटेड है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, इसको $500 मिलियन एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। मैं हमेशा बताता हूँ, मनीला में, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया है यह ऋण भारत सरकार की जो कंपनी है, और ये ऋण इस मतलब कहा जा सकता है शर्त में दिया है कि अगर कंपनी इसका मूल्य नहीं चुका पाएगी या ऋण नहीं चुका पाएगी तो भारत सरकार को ये ऋण जो है चुकाना होगा। ठीक है, क्यों चुकाना होगा? क्योंकि इंडिया के स्वामित्व है इसमें, तो भारत का स्वामित्व है इसमें। ठीक है, अगर हम IIFCL मतलब कि आपका इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रबंधक निदेशक कौन है? तो पद्मनाभन राजा जयशंकर जी हैं। और ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक, वाणिज्यिक अवसर पर क्षेत्रों पर ये जो है कार्य करती है। प्रॉपर हर एक मतलब कहा जा सकता है कि डेवलपमेंट के एरिया में ये कार्य करती है। ठीक है, चले आगे। चलो, 34वां व्यास पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, व्यास पुरस्कार जो है वो आपका बेसिकली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सूर्या बालाजी को दिया गया है, बहुत ही पुरानी लेखिका है। कौन देश का को वासी जो है, इनकी जो है कहा जा सकता है लेखन में इन्हें दिया गया है, इनके साहित्य में सूर्य बालाजी को। और किसे दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से इसे स्टार्ट किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो सूर्या बालाजी को दिया गया है। 2023 में पुष्पा भारती जी को दिया गया था उनके लेखन के लिए, यादें और यादें के लिए। ठीक है, अन्य पुरस्कार सूर्या बालाजी को ये जितने पुरस्कार है वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला सम्मान 1991 में जो है आपका राम विलास शर्मा जी को दिया गया था व्यास पुरस्कार। तो पहला याद रखेंगे, सेकंड लास्ट याद रखेंगे, मतलब जो 2023 में और 2024 में सूर्या बालाजी को दिया गया है। ठीक है, और इनकी जो रचना है वो किस पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं कौन देश के वासी पर दिया है। ठीक है, इन्होंने ये रचना की है, उसके आधार पर ये दिया है इन्हें। ठीक है, अगला प्रश्न है 25वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमें पता होना चाहिए, सऊदी अरब जो है इसकी मेजबानी करेगा। कब होगा ये? तो ये होगा 2034 में। ठीक है, ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड में इसका मीटिंग हुआ था लास्ट टाइम। तो 12 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में फीफा असाधारण कांग्रेस ने इसका फैसला लिया है। 25वें क्रम का फीफा फुटबॉल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। अपने 15 स्टेडियम में 25वें विश्व कप के आयोजन कराएगा। पहली बार 1994 में जो है आपका कहा जा सकता है कि सऊदी अरब फुटबॉल टीम ने जो है पार्टिसिपेट किया था। 1904 में पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का। 211 देश राष्ट्रीय फुटबॉल संघ इसमें शामिल है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। गियानी इन्फर्टिन्यो जो इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया है? तो देहरादून में किया गया है मेरे प्रिय साथियों, पता होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है कि आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद चिकित्सा है, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज की डेट में काफ़ी जो है कहा जा सकता है कि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो है बहुत बिक रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेफ भी रहें। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारे तेल आ रहे हैं जो सर में लगाओ, बाल उगाओ वाला, ये सब सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ों के चक्कर में रहना नहीं है। याद रखिएगा कि आयुर्वेद का उपयोग करिए, लेकिन आयुर्वेद अगर आपके आसपास है
तो ज़्यादा उसको चीज़ को प्रीफर करें, और जो कंपनियां ऑथेंटिकेटेड लगे उनका प्रोडक्ट को यूज़ करें। अपने क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आसपास अगर जंगल होंगे, आसपास अगर वैद्य हैं जो कि इसकी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उनके पास से सलाह ले सकते हैं। बाकी कंपनियां बहुत सारे पाउडर जो है, कुछ भी पाउडर को बेच दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2002 में सबसे पहला जो है आयोजित कराया गया था, आज 2010 में 10वें नंबर का है देहरादून में, है ना, 2024 में, सॉरी, है ना। और इस बार का जो थीम क्या है, तो डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य है। तो सलाहकार और प्रॉपर गाइडेंस के साथ जो है आपको इसका उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद उपयोग करने के लिए कहूँगा मैं, तो आयुर्वेद को जो है कहीं से भी ले ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ बेच दे रहा है आदमी, फलाने में जो है इसका उपयोग करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। डाइट और ख़ास तौर से अपने सेहत का ख्याल ऐसा रखें कि परामर्श करें तो कोई जानकार व्यक्ति से ही परामर्श करें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो कि आपको, काउंसलर हैं जो समझाते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, ऑथेंटिकेटेड है सारे, तो उन पे ध्यान देंगे, छपरी छाप वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए AI चैटबॉट चालू किया गया है, जिसका नाम क्या है, कुंभ सहायक। क्या होता है कि कुंभ मेले में बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, बहुत सारे लोग घूम जाते हैं कि कुंभ के मेले में घूम गए थे क्या तुम भाइयों, ऐसे करके बाद में बिछड़े, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए लोग मिले हैं, ऐसा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 20-25 लाखों में भीड़ रहती है। तो इसके लिए कहा जा सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है। ये क्या करेगा, तो ये बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आपको पार्किंग कहाँ करना है, आपको खाना कहाँ अवेलेबल हो सकता है, ये सब सारी चीज़ों की ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध कराएगा, और आपको कॉन्टेक्ट्स भी प्रोवाइड कराएगा जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हो भी चुका है, और ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें लोगों को डिजिटल वे पे किसी भी प्रकार की कोई परिभाषा ना हो, मतलब परेशानी ना हो, परिभाषा बोल रहा हूँ मैं। और इसमें 11 भाषाओं का उल्लेख है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सभी भाषा में आप बोल के और टाइप करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और जो हमारा ये चैट बॉक्स रहेगा, इस चैटबॉट रहेगा, उसमें आप श्रद्धालु, महाकुंभ, ऐतिहासिक, संस्कृति और धार्मिक महत्व को जान सकेंगे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि जो कुंभ मेला रहा है हमारे प्राचीन भारत से, मतलब कहा जा सकता है कि चोल, पांड्य, गुप्त साम्राज्य, इवन मुगल सल्तनत में अकबर ने भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट करके जो है धार्मिक सहिष्णुता को उजागर करने के लिए जो है आपका यहाँ पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एक बार मैं घूमने के लिए गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया, 2 दिन में वापस आ गया था, इतना भीड़ रहता है, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाता मैं ज़्यादा भीड़ में। तो मेरे प्रिय साथियों, बात ऐसी है कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि यहाँ चैटबॉट का उपयोग कर सकते हैं और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चोल, पांड्य, सभी राजाओं ने, जो मुख्य रूप से 4 कुंभ मेले हम समझते हैं, तो वो उसमें जो है हर नदियों के तट पे जो लगता है, जैसे कि गंगा है, गोदावरी है, इन नदियों के ऊपर, तो उसके महत्व को क्या किया है, प्रदर्शित किया है, ठीक है। इधर से लिखाया हुआ है, अकबर जैसे मुगल सम्राट भी धार्मिक सहिष्णुता के भावनाओं को दर्शाते हुए समारोह का भाग लिया था, है ना। क्या है, तो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है कुंभ, पवित्र आयोजन किया जाता है ना। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, है ना, प्रत्येक नगरों में पवित्र नदी पे किनारे आयोजित कराया जाता है। क्षिप्रा, गोदावरी, प्रयागराज, गंगा, यमुना, आपका पौराणिक सरस्वती का संगम, इन सभी जगहों पे कराया जाता है। और याद रखिएगा, सबसे मतलब प्रयागराज का जो है प्रसिद्ध है, प्रयागराज में आप जाओगे, मतलब आपका इलाहाबाद में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। हर जगह हो जाएंगी, ऐसा नहीं कि किसी प्रयागराज में, लेकिन वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। और अगर देखें तो खगोल गणनाओं के अनुसार ये मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मतलब कि ये एज अ कहा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी, या जिसको कहेंगे हम कि भविष्य, क्या कहते हैं भाई इसको, ज्योतिष शास्त्र जो है, उसके तहत इसको डेवलप किया गया है और ये शुभ दिन माना जाता है, ठीक है। चले आगे, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा
तीसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम यूके वित्तीय बाजार संवाद कहाँ आयोजित कराया गया था? तो कहाँ आयोजित कराया गया था? तो गुजरात में, है ना, गुजरात में आयोजित कराया गया था। भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के बीच में हमेशा से क्या है, व्यापारिक गतिविधियां होते रहती हैं। जैसे आप देखेंगे ये गुजरात का नक्शा है इस प्रकार से, और यूके वाला पोर्शन जो है इधर है ना, गल्फ कंट्रीज। तो यहाँ से व्यापार संवाद होते रहता है। इसकी बैठक हुई गुजरात में, इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वित्तीय बातें हुई हैं और मतलब कहा जा सकता है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसमें कार्य किया गया है। ठीक है, उद्देश्य है इसका क्लियर। ये याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2020 में स्टार्ट हुआ है। और इसमें क्या क्या इनका कार्य है? तो वित्तीय सेवा केंद्र प्रबंधीकरण अधिनियम 2019 के तहत इसे स्टार्ट किया गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। और वित्तीय जितने भी प्रावधान हैं और मतलब कि फाइनेंशियल मतलब कहा जा सकता है जो गतिविधियां हैं उस पर प्रॉपर इसकी निगरानी रहती है और इन गतिविधियों का संचालन करने का कार्य इन्हीं का है। ठीक है, चलो। और हमारे भारत देश की प्रमुख लॉबीज हैं, जो ये सभी लॉबी भी जो है वित्तीय प्रबंधन पर कार्य करती है। जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, है ना, आईआरडीआई हो गया मतलब भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, फिर पेंशन फंड विनियामक विकास प्राधिकरण। तो ये भी फाइनेंशियल बॉडी है, इसके भी स्टैटिक पोर्शन मैंने डाल दिए हैं, तो पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है, अब रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। शाहीन शाह अफरीदी 100 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज हैं। नई दिल्ली में आयोजित समुद्री विरासत सम्मेलन में भारत शहर में आयोजित कराया गया था, नई दिल्ली में। 6.5% एडीबी के द्वारा मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है जीडीपी विकास का पूर्वानुमान किया गया है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। ठीक है, सभी अगर बात करें ब्लू कार्बन, कल्चरनॉमिक्स, डिजिटल नोमैड और 15 मिनट सिटी ऑफ फ्लावर नामक जो है आपका इंडिया इन फ्यूचर टेंस 47 न्यू वर्ड्स फॉर 2047 में टारगेट किया गया है कि इन शब्दों का जो है भार बढ़ाना है युवाओं के बीच में, किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ना है। गृह मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है I4C। ठीक है, इसमें आपका साइबर क्राइम के से बचाया जाएगा लोगों को। ठीक है, भावेश जैन ट्राइसूनियन सिविल ये प्रश्न जो है काम का नहीं है आपका, डल गया है, अलग बात है, मैंने इसको हटा दिया था फिर डला हुआ है, तो आप इसको जान के कुछ करोगे नहीं। ठीक है, मैं इसको हटा दूंगा। चलो, विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बनने वाले 18वें खिलाड़ी कौन है? 18वें खिलाड़ी कौन है? भारतीय और 18वें खिलाड़ी कौन है? तो डी गुकेश। ठीक है, चलो। वर्ष 2018 के लिए शांति, निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको इसका आंसर देना है। सत्र हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।